नए गठन किए और उनकी आवासीय व्यवस्था के लिए भी धनराशि उपलब्ध की। उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन और उसका निर्माण के साथ साथ उसको चालू किया लखनऊ में। इसके अलावा 5 नए महिला थाने के लिए धनराशि दी गई। महिला पुलिस चौकी का निर्माण 15 के लिए पैसा दिया गया। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय 1 नया बनाया गया। विधि प्रयोगशाला 4 नई बनाई गई और साइबर थाना, हर जनपद में एक साइबर थाना हो, यह भी बनाया गया। 1,56,206 ये नए पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं, जिनमें 22,782 केवल महिला कार्मिक हैं। आप अनुमान करिए 1950 से 17 तक केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले 17 से अब तक हमने 56,000 1 लाख यानी 22,700 की भर्ती केवल महिलाओं को किए और कुल 1,56,207 की भर्ती हुई है और अभी हमारी 60,200 की भर्ती बहुत शीघ्र आने वाली है। इसके अलावा प्रमोशन 1,53,530 को हम लोगों ने प्रमोशन भी उपलब्ध करवाया है। जो सामान्य प्रमोशन होता है ये सभी उपलब्ध करवाए गए। तो ये सभी कार्य जब होते हैं तब परिणाम कहीं से आ पाते हैं और सरकार ने उस परिणाम को लाने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वो कदम आज हम सबके सामने है। इसके अलावा प्रदेश में महोदय जो विभिन्न विभागों के लिए बजट दिए गए हैं, जो मैं पहले ही बोल रहा था कि बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और उससे जो एलाइड सेक्टर उसमें 11%, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम में 4%, ये सभी व्यवस्था की गई है, जिसमें 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए हमने शिक्षा क्षेत्र के इसको अवस्थापना विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। इसके साथ ही 1,06,360 करोड़ रुपए यह शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिसमें सभी प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन आती है। ऊर्जा क्षेत्र को 61,070 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए 24,000 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए सरकार ने 24,308 करोड़ रुपए, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,400 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 50,550 करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उसमें हम लोगों ने 89,353 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा प्रदेश के अंदर विधान भवन का भी यहां पर इसको हम आईटी सिस्टम से लैस कर सकें, इसके लिए भी सरकार ने पूरी धनराशि बजट में उपलब्ध करवाने का काम किया है। ₹1 बजट में नहीं है। हमारा निवेदन है कि जरा वित्तविहीन शिक्षकों की सबका विकास सबका साथ की बात जो है, वित्तविहीन आप अगर नारा ही सही लगाते होते तो काम भी हो सकता। आपको नारा ही सही लगाना नहीं आ रहा, आप नारा ही उल्टा लगाते रहे हैं। तो मैं बैठिए उनको जोड़ दीजिए महोदय, ये सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान इन सब के विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन, जो उन्होंने देश के बजट को प्रस्तुत करने के उपरांत देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब का उत्थान हो, महिला स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, अन्नदाता किसान खुशहाल हो और युवा के हाथ को काम हो। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है और जिसमें वंचित को वरीयता इस थीम के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वंचित को वरीयता के साथ यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को
एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उनके बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं, हम उसको देखेंगे भी और उसमें जो भी प्रदेश के हित से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उनको भी हम विभिन्न विभागों में शामिल करके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी एक अच्छे सदस्य हैं और अनुशासित शिक्षक भी रहे हैं। आपकी तरह अनुशासन ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बात कही है उनको मालूम है कि सरकार ने पहले से ही जो व्यवस्था बनाई है, मैंने कई बार कहा यूपी पहला राज्य है। 2005 से लागू हो गई थी। हाँ, 2005 में यही लोग थे। आप कभी नहीं बोलते इन लोग। अरे राज्य के अंदर कौन थे? उन्होंने आदेश दिया था, ये ऑप्शनल था। आपने लागू किया, आपने लागू किया, तो स्वयं लागू करते हैं। और अब देखिए ये लोग यहां लागू किए। आप याद करिए इनके कारनामे तो ऐसे हैं कि इन्होंने 2005 से लेकर 2017 तक 12 वर्ष तक एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोले। बताओ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय न्यू पेंशन स्कीम का उस समय विरोध हो रहा था। और उस समय लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ कि कैसे उस प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके जो पुरानी पेंशन से अच्छा हो। और यूपी पहला राज्य था जिसने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करने के बाद जो उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 10 से बढ़ा करके 14% कर दिया जाए तो इससे हर कर्मचारी लाभान्वित हो जाएगा। अगर किसी अच्छी स्कीम में अपने पैसे को लगाता है तो 20 वर्ष की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसको जो हाफ पेंशन मिलनी चाहिए, यानी मूल वेतन का आधी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, इसके बराबर पेंशन उसको प्राप्त होगी। तो हमने उसी दिन, हमारी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और हम लोग पहला राज्य है जिसने उसको लागू किया। यहां तक कि 2005 से 17 के बीच में कोई अकाउंट नहीं खुला था। हम लोगों ने एक साथ उन सभी लाखों कर्मचारियों का अकाउंट खोल करके एक मुश्त, आप सोचिए 36,000 पहले खजाना खाली था क्योंकि आपकी फिजूल खर्ची, लीकेजेज, व्यापक भ्रष्टाचार और उस सब के बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी के बावजूद हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए राजकोष से देकर के उन सभी कर्मचारियों के खाते में पैसा भिजवाने का काम किया था। और राज्य सरकार पहला है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू कराया। और इसलिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके लिए हर प्रकार से कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बार उस परिणाम को देखो जिन राज्यों ने घोषित किया है, क्या स्थिति है वहां पर। वेतन के लाले पड़ रहे, नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्जा लेकर, कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा उन राज्यों को, मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिर में तो पैसा रहेगा, भगवान जहां लक्ष्मी जी रहेगी वहां पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। देखो, दलिद्रता तो वहां रहेगी जहां नास्तिकता होगी। और इसीलिए मंदिरों में लक्ष्मी जी रहती है, विराजमान रहती है, श्री लक्ष्मी वहां विराजमान होती है, तो वहां तो पैसा रहना ही रहना है। और भारत, इसीलिए भारत की परंपरा में हमेशा मातृशक्ति को प्रधानता दी गई है। सुरक्षा की संकट तो आपके समय में खड़ा हुआ था और इसलिए हम लोग उस दिशा में पूरा वो करेंगे। कर्मचारी के हित के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन उन चीजों को भी देखना चाहिए कि जिससे
जो चीज हो सकती हो, लिमिट के दायरे में हो सकती हो, हम सबकी प्रतिबद्धता देश के लिए होनी चाहिए। महाकुंभ का भी यही संदेश है और उसी संदेश के साथ यह बजट भी हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया था और मुझे पसंद था। सदस्यों का 2017 तो उसके लिए कल वित्त मंत्री, अरे आपके समझ में आ गया, समझ में आ गया। लाल बिहारी त्रिपाठी तो आगे बढ़ गए, त्रिपाठी जी आगे बढ़ गए, वो आपकी बात करने लगे। सही कह रहे हैं सर, ये पुरानी पेंशन अब नहीं चाहिए। लाल बिहारी जी आपको नहीं चाहिए, भाई, आपको नहीं चाहिए, आपकी सरकार ने लागू किया था, लाल बिहारी किया था पुरानी लाल पेंशन, बिहारी जी, आपकी सरकार ने। बिहारी जी, अरे वो तो आपकी बात कर रहे हैं ना। लाल बिहारी जी बैठे, हाँ त्रिपाठी जी। इस सदन का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार बने तो इस सदन के सदस्य थे और 2017 के बाद जो है इस सदन के सदस्यों के लिए कुछ हुआ नहीं। माननीय सभापति जी, आपने भी आप वादा किया, ऐसी बात कर रहे हैं। ये आपके सामने जो एक डिजिटल फॉर्म में विधान परिषद आई है, क्या ये दौरान नहीं आई क्या? ये टैबलेट, ये सब क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए, एक शिक्षक को तो प्रगतिशील बनना चाहिए और आपने प्रगति के, उस प्रगति के पक्षधर हैं। आपके का कोई कृपा नहीं और महोदय, अब इसके लिए वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और हमने वित्त मंत्री जी से कहा है, कल आपने विधानसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी इस पे विस्तार से चर्चा हुई है। पिछली बार हमने गठित किया था, ये वित्त मंत्री जी को चाहिए था कि दलीय नेताओं को अपने साथ लेकर के और बैठक करके उसकी सिफारिश तत्काल सरकार को कर दे। तो वित्त मंत्री इसको देख रहे हैं और वित्त मंत्री इसको निश्चित ही कदम बढ़ाएंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें भी जानकारी है कि इसमें आपकी समस्या क्या है। अब आपको इसका मेडिकल कॉलेज के बाद भी कुछ चाहिए क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और उनके उद्बोधन के बाद अब ये चर्चा पूरी हो गई और अब हम सूचनाएं लेते हैं। नियम 115। बैठिए अपने स्थान पर। विधान परिषद की ये तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना जवाब दिया और हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। महाकुंभ से लेकर औरंगजेब विवाद, हर मुद्दे पर विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी और विपक्ष पर निशाना साधा। इससे पहले कल विधान परिषद में विधानसभा में बोला था और